और उसमें मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे मौलाना लोग हैं जो इलेक्शन के 3 महीने पहले 2 महीने पहले आ जाते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं और ये फैसला करते हैं, फतवा जारी करते हैं कि सब, मैं माजरत के साथ बोलूँगा उसके अंदर, कि भीड़ के अंदर पूरे मौलाना बैठ गए और बोले नहीं अपने को अजीत दादा का साथ देना है। अब वो मौलानाओं की जिम्मेदारी है कि वो रास्ते के ऊपर आ जाए करके। इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए एक बड़े मौलाना यहाँ पर आकर बैठे थे, दुकान सजाए थे। माफ़ के साथ कहता हूँ मैं कि अब पार्टी आएगी तो ये वोट बढ़ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, एक राज्य के अंदर उनकी सरकार हुआ करती थी। आज कहाँ है देखिए ना। हाँ देखिए, चंद लोगों की वजह से पार्टियाँ नहीं चलती है साहब। पार्टियाँ जो है वो आवाम तय करती है कि हमको किस पार्टी के साथ जाने का है करके। चंद लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे और बोलेंगे कि साहब अब हम हिंदुस्तान में पूरा ये करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप ये बुलडोज़र कल्चर यहाँ पर लाने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि अब इस मुल्क से अदालतों को बंद कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समाज का 5% आरक्षण रद्द कर दिया है, इसके ऊपर आप क्या? देखिए, हमको कोई हैरानी नहीं हो रही है जब हमने ये खबर देखी कि महाराष्ट्र सरकार ने 5% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समाज को 2014 के अंदर दिया था उसको रद्द कर दिया है करके। दरअसल ये दिया क्यों गया था इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दिया इसलिए गया था कि बहुत सारे केंद्र की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने कमिटीज़ बनाई थी, कमीशंस तैयार किए थे और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि आप मुसलमानों के सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस के बारे में स्टडी करके सरकार को रिपोर्ट दो। बहुत सारे कमीशंस तैयार हुए, सच्चर कमीशन आया, महमूदुर रहमान कमीशन आया, रंगनाथ कमीशन आया, कुंडू कमेटी आई, ऐसे बहुत सारे कमीशंस और कमिटीज़ आई। उन्होंने है तो पूरे इंडिया भर में मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस क्या है करके इसकी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अंदर चारों पाँचों छः जितने भी कमीशंस थे, उसमें कॉमन फैक्टर ये था कि मुसलमानों का एजुकेशन बैकवर्डनेस जो है वो तमाम समाजों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। मतलब बैकवर्डनेस की बात कर रहा हूँ मैं। मुसलमानों का ड्रॉप आउट, यानी कि बच्चे बच्चियाँ 6ठी तक पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, 7वीं तक 8वीं तक पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर पूरे आंकड़े बताए गए थे कि कितने परसेंटेज जो है वो बच्चे 6ठी तक पढ़ रहे हैं, 7वीं तक पढ़ रहे हैं, 8वीं तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो तब है तो ये मांग की गई थी कि मुसलमानों को 10% है तो रिजर्वेशन दिया जाए करके उसमें। लेकिन सरकारों की नीयत साफ थी उस वक्त भी, सरकार हो या विपक्ष हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों की नीयत। 2014 में मैं भी है तो आमदार था, हमने खूब लड़ाई करे थे वहाँ पर, और लड़ाई करके है तो हमने सरकार को ये बताया था कि मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके। ये मामला फिर कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये पूरे रिपोर्ट्स, कमीशंस, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स देखने के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं, मुसलमानों का बैकवर्डनेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उनको रिजर्वेशन 5% एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके। हमने उसका स्वागत किया था। लेकिन अब 10-12 साल के बाद है तो ये हुकूमत आई है और ये हुकूमत ने अपनी मंशा साफ़ कर दी है कि तो हमको आश्चर्य नहीं हो रहा है, हमको कोई बहुत हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी मंशा, इनकी नीयत क्या है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, मुसलमानों को देखने का इनका नज़रिया क्या है, ये साफ़ कर दिया है। मैं लोकसभा के अंदर एक मरतबा भाषण हो रहा था तो मोदी साहब सामने बैठे हुए थे, सारा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था। रिजर्वेशन के बारे में मुझे पीछे से किसी ने कहा कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में बोलो, तो मैंने कहा कि इनसे मांगना, मतलब मोदी जी से मांगना या भाजपा से मांगने का मतलब ये है कि अपना सर दीवार पे फोड़ने के जैसा है। इन्होंने तो देश का ऐसा माहौल करके रखा हुआ है कि अरे मुसलमानों, तुमको हम सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है करके उसमें। तो हमने है तो उनसे मांगे नहीं थे, लेकिन हमको ये चीज़ का एहसास है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, और सभी समाज को इसके अंदर मदद करने की ज़रूरत। जैसे मराठा समाज का रिजर्वेशन की जब मांग जरंगे पाटिल साहब हमारे भाई ने उठाई तो इम्तियाज़ जलील नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी कि मराठाओं के जो गरीब मराठा हैं उनको मदद करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ तक कहा था कि इसे मराठा ही नहीं, अगर ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ सहारे की ज़रूरत है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी दीजिएगा करके उसमें। तुम ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हट गया, अब तुम्हारी गाड़ियाँ पूछने के लिए आएंगे, तुम्हारे ड्राइवर बन के आएंगे, ये रिक्शा चलाएंगे, ये ट्रक चलाएंगे, ये पकौड़े की गाड़ी लगाएंगे, ये पंचर बनाने का काम करेंगे। यही उम्मीद और यही मंशा और यही नीयत की वजह से वो कह रहे हैं कि अब ये हटा दिया गया है करके। तो मेरा उनसे यही कहना है कि मुसलमान जो है वो ख़त्म नहीं होगा, हम और ताकत के साथ इसका मुकाबला करेंगे। और हमें खुशी है
कि आज ये समाज के बच्चे यूपीएससी क्रैक्स कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लड़के और लड़कियां आज सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, पास हो रहे हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, इंजीनियर्स की। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये देश के लिए ही काम कर रहे हैं ना, ये देश के लिए ही एसेट्स हो रहे हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारी घटिया सोच और तुम्हारी घटिया विचारधारा अगर ऐसी ही है कि नहीं ये समाज का हमारे से, तो उनको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जिस्म का एक भी हिस्सा अगर माजूर हो गया, अगर हम इस जिस्म को अगर मुल्क की तरह देखें कि ये भारत देश है पूरा, और तुम ये कहे कि नहीं मुझे ये आँख की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ तो बेकार है, ये हाथ मुसलमान को प्रतीक करता है तो ये हाथ की ज़रूरत नहीं है करके, तो आप है तो माजूर कहलाएंगे, आप है तो फिज़िकली हैंडीकैप कहलाएंगे, आप 100% फिट नहीं कहलाएंगे। तो देश को अगर 100% फिट करना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो सभी समाजों को साथ में लेकर जाने की ज़रूरत है। सर आने वाले दिनों में जो है, आने वाले दिनों में आपकी पार्टी की, आपके पक्ष की और आपकी क्या भूमिका रहेगी भविष्य में इस चीज़? देखिए, दिक्कत तो यही होती है ना कि हमारे समाज में कुछ इस तरह का माहौल हो गया है कि इलेक्शन जब आता है तो सारे हमारे दुकानदार जितने होते हैं, और उसमें मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे मौलाना लोग हैं जो इलेक्शन के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आ जाते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं और ये फ़ैसला करते हैं, फतवा जारी करते हैं कि साहब हमको ये पार्टी का साथ देने का है करके। हाँ, जैसा मैं माजरत के साथ बोलूँगा उसके अंदर कि भीड़ के अंदर पूरे मौलाना बैठ गए और बोले नहीं अपने को अजीत दादा का साथ देना है। अब वो मौलानाओं की जिम्मेदारी है कि वो रास्ते के ऊपर आ जाए करके, क्योंकि आपने है तो उनको दिया था, वो तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, और आपके बोलने की वजह से है तो लोगों ने है तो इनको वोट दे दिया है। इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए एक बड़े मौलाना यहाँ पर आकर बैठे थे, दुकान सजाए थे, माफ़ी के साथ कहता हूँ मैं कि नहीं अपने को इनको वोट देने का है, शिवसेना को वोट देने का है। अब जब मुसलमानों के ऊपर आफत आई तो नहीं इम्तियाज़ जलील तुम क्यों नहीं लड़ रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं करके इन्होंने अब इसका नेतृत्व करना चाहिए। जो इलेक्शन के वक्त में आके अपनी दुकानें सजाते हैं, वो लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका नेतृत्व आप करें, आपके पीछे है तो हम खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे करके। इसमें हमें हमारी लड़ाई कैसे लड़ना है हम जानते हैं, लेकिन मुसलमान समाज को भी आज ये सोचना चाहिए कि तुम जब जिसका साथ जाते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, वो लोग आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं कि आपके पास जब बुरा वक्त आता है तो उसके तो नहीं खड़े रहेंगे, कोई नहीं खड़े रहेंगे, आप देख लीजिएगा। वीके पाटिल साहब ने कहा है कि इसमें ये जो फैसला आया है इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट के थ्रू फैसला आया है। वीके पाटिल साहब ने ये समझ लेना चाहिए कि आप सरकार के अंदर बैठे थे, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि 2014 के अंदर जब मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन देने का एक अध्यादेश जारी किया गया था, उसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद है तो उसको आपको एक बिल लाकर उसको एक्ट के अंदर कानून बनाना पड़ता है। तो आपने वो क्यों नहीं करे विखे पाटिल साहब? आप तो मुसलमानों के हमदर्द नज़र आ रहे हैं आपके ये स्टेटमेंट दिखने के बाद। उसमें आपने क्यों अपनी सरकार को ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के रिजर्वेशन का जो अध्यादेश है वो लैप्स होने वाला है, इसको हमको बिल लाकर, इसको हम तो एक कानून के तहत है तो इसको हमको एक एक्ट के ज़रिए कानून बनाने की ज़रूरत है करके। तो आप ये क्यों नहीं कहे? आप एक मरतबा बोलने से पहले 2014 के अंदर हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि क्यों मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, उतना पैराग्राफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा उस ऑर्डर के अंदर कि हाईकोर्ट ने क्या कहा था। आप तो उस वक्त भी चाहते थे, आपकी सरकार, आपकी हुकूमतें, आप उस वक्त अलग पार्टी के अंदर थे, ये अलग बात है कि अब आप किसी दूसरी पार्टी के अंदर कूद गए हैं, तो अब आपकी जहनीत भी उसी हिसाब से चल रही है जैसा आपने। तो उस वक्त हाईकोर्ट ने क्या कहा था इस बारे में, वो ऑर्डर की कॉपी फडणवीस साहब ने भी पढ़ना चाहिए, विखे पाटिल साहब ने भी पढ़ना चाहिए, और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमानों के वोट मांगने की दावेदारी करती है वो सभी लोगों ने पढ़ना चाहिए। लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा है कि सारे मुस्लिम जो है वो हिंदू ही है, ये कुछ सऊदी अरब से नहीं आए हैं और हमें जल्दी इनकी घर वापसी करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, तो देखिए ना, मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमज़ोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमज़ोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफ़ादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी ख़बरस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम, ये फ़ैसला लिया हुआ है।
वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमज़ोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का, तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा लिए, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयानात सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला है इसमें। जब ये मुल्क बना था तो हमसे पूछा गया था उधर जाना है क्या पाकिस्तान को, तो हमने कहा था कि नहीं, इस ज़मीन के ऊपर हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे करके। तो अब आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है, वो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। सर, आप ही के पार्टी के कुछ एक्स नगर सेवक जो हैं वो जाके इस्लाम पार्टी को यहाँ लाने की कोशिश कर, लगभग तय हो चुका है कि वो पार्टी यहाँ पे आने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं कि मुझे ये पार्टी पसंद नहीं आ रही है, अब मैं इस पार्टी के अंदर जाऊंगा करके उसमें। तो अगर कोई जा रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है उसमें। मुस्लिम वोट पे फर्क पड़ेगा सर? देखिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि एमआईएम अब सिर्फ मुसलमानों की बात करती है करके। आप कभी जाकर देखिएगा कि एसटी की कैंडिडेट मेरे पास से चुनकर आई है, एससी की कैंडिडेट मेरे पास से चुनकर आए हैं, मराठा समाज का मेरा भाई है तो ज़िला परिषद का इलेक्शन है तो एमआईएम के टिकट से लड़ रहा है, ओबीसी की हिंदू बहन हमारे टिकट से लड़ रही है करके उसमें। तो ये जो है कि भाई अब पार्टी आएगी तो ये वोट बढ़ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, एक राज्य के अंदर उनकी सरकार हुआ करती थी। आज कहाँ है देखिए ना। हाँ, आज उनको पुरसाने हाल कोई नहीं है। वो भी दावा करती थी कि हम मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, मुसलमानों के लिए बात करेंगे। लेकिन जनता को जब समझ में आया अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनका रिमोट कंट्रोल है, तो पूरी तरीके से नकार दिए है। अब जो पार्टियां आ रही है, ठीक है, आप अभी लॉन्च हुए हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं है कि जाइए, मेहनत करिएगा, आप अच्छे काम के लिए करिएगा। उसमें जीत और हार का फैसला जो है वो पब्लिक तय करती है उसमें। तो आप अच्छा काम करेंगे, हमसे अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है लोग आपके पास जाएंगे, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो लोग हमारे पास टिके रहेंगे उसके अंदर। देखिए, चंद लोगों की वजह से पार्टियां नहीं चलती है साहब। पार्टियां जो है वो आवाम तय करती है कि हमको किस पार्टी के साथ जाने का है करके। चंद लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे और बोलेंगे कि साहब अब हम हिंदुस्तान में पूरा ये करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मजलिस आज जिस मुकाम के ऊपर पहुँची है वो 70-75 सालों की मेहनतों का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप कल जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं और आप कह रहे हैं कि साहब अब ये इतना बड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर, यहाँ के जो सीपी साहब है, उन्होंने मनपा आयुक्त को जो एक लेटर दिया है कि एनडीपीएस के अंदर जिनके भी जो गुनहगार हैं, जिनके घर आ रहे हैं, वो डिमोलिश करना। देखिए, मैं इस बात का विरोध करता हूँ, इसलिए विरोध करता हूँ कि अगर मेरे परिवार के अंदर कोई एक लड़का गलत काम में फंस गया या नशे के कारोबार कर रहा है, नशे के कारोबार में लिप्त हो गया है, और उस परिवार के अंदर उसके एक बूढ़े माँ बाप है, उसकी पत्नी है, हाँ, जो बहुत सीधी है, उसके छोटे बच्चे हैं जिनका इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस धंधे से कोई लेना देना नहीं है, वो भी उस घर के अंदर रहते हैं। हम तो ये मांगनी कर रहे हैं जो इस कारोबार में इन्वॉल्व है उसको आप कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा, हम पूरा साथ देंगे आपको। लेकिन जब आप ये बुलडोज़र कल्चर यहाँ पर लाने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि अब इस मुल्क से अदालतों को बंद कर दिया जाए करके। हमको अदालतों के फ़ैसले नहीं सुनना है, हम हमारे हिसाब से जंगल का कानून कैसा होता है या हुक्मशाही कैसी होती है, हम वो यहाँ पर लादने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम इसका विरोध करेंगे। घर तोड़ना, किसी का आशियाना तोड़ना मेरे हिसाब से ये कानून के दायरे में सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी महाराज इसी तरह का कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लफ्ज़ों में ये कहा था कि मतलब ये इस तरह का नहीं। बम्बई, नागपुर के अंदर जब फ़हीम अंसारी हमारा एक अभी कॉरपोरेटर चुनकर आया तो उसका घर तोड़ा गया था। हाई कोर्ट ने अभी 8 दिन पहले जजमेंट दिया है और कहा है कि हुकूमत इसको पैसा देगी या इसका घर बना कर देगी करके उसमें। तो ऐसी कार्रवाई करने से पहले थोड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है उसके ऊपर भी गौर कर ले करके। हाँ, ये है कि नशे के कारोबार में हम इस शहर की पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छी मुहिम उन्होंने की है। पुलिस कमिश्नर साहब ने अपना जो एनडीपीएस की जो टीम तैयार की है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और हम उनको और ताकत देना चाहते हैं इस शहर से नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब इस तरह का कोई लेटर अगर आता है, मुझे पता नहीं है वो कितना जेन्युइन लेटर है क्योंकि बताया गया है कि उसके ऊपर इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं है करके उसमें, तो फिर
वो पुलिस कमिश्नर का नहीं होता है लेटर, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, आरएसएस का होता है। तो वहाँ के ज़रिए अगर ये आ रहा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे।